अमरशाला की अध्यक्ष पद्मश्री उषा किरण जी को अपने बीच होकर हम सब उत्साहित हैं। उषा किरण खान ने पटना यूनिवर्सिटी से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में किया है। प्रशांत जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। पद्मश्री उषा किरण खान जी ने पटना यूनिवर्सिटी से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में एमए किया है और उसके पश्चात एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है। कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और मैथिली हिंदी भाषा में समान रूप से सृजनशील लेखिका पद्मश्री उषा किरण खान जी को वर्ष 2020 के लिए मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबोध साहित्य सम्मान से नवाजा गया। आपने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, मैथिली तथा हिंदी प्राचीन साहित्य का गहन अध्ययन किया है। मैथिली में भामती एवं हिंदी में सृजनहार लिखकर ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर दृष्टिपात किया है। आपकी पहली कहानी इलाहाबाद से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका कहानी में प्रकाशित हुई। पद्मश्री उषा किरण खान सामाजिक क्रियाकलापों में भी बेहद सक्रिय हैं एवं महिला चरखा समिति पटना की अध्यक्ष भी हैं। आपका मानना है कि साहित्य में विचारधारा हावी हो यह सही नहीं है, क्योंकि लेखक को समदर्शी होना चाहिए। आपने आयाम नाम की एक संस्था की स्थापना भी की है, जिसका उद्देश्य है साहित्य में स्त्री स्वर को प्रोत्साहित करना, घर में बैठी संकोच में डूबी कवि लेखक स्त्रियों को पहचानना और स्त्री लेखन का सूचीकरण करना। आप अनुत्तरित प्रश्न, हसीना मंजिल, भामती तथा सृजनहार जैसी मैथिली उपन्यासों के लिए प्रख्यात है। आपकी कहानी संग्रह काचही बास भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। आपके हिंदी में सुपरिचित उपन्यासों एवं कहानी की किताबों के कुछ नाम हैं: पानी पर लकीरें, फागुन के बाद, सीमांत कथा, रत्नारे नयन, कासवान, दूबजान, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि, घर से घर तक पाठकों के बीच लोकप्रिय है। सृजनहार और अगन हिंडोला क्रमशः कवि विद्यापति और शेर शाह की जीवनी निर्भर कृतियां हैं। नाटक लेखिका के रूप में पद्मश्री उषा किरण खान ने मैथिली में फागुन, मुस्कौल बला आदि और घंटी से बान्हल राजू जैसे बाल नाटक और हिंदी में कहाँ गए मेरे उगना एवं हीरा डोम आदि नाटक तथा डैडी बदल गए हैं, नानी की कहानी, सात भाई और चंपा, चिड़िया चुग गई खेत जैसे लोकप्रिय नाटिकाओं की रचना की है। आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है, जैसे कि आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। मैं अनुरोध करूंगी उषा किरण खान जी से कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। उषा किरण खान जी। अभी अध्यक्षीय भाषण मत कहो, क्योंकि अभी मुख्य वक्ता ने भाषण नहीं दिया है। बस ये अपना मुख्य वक्तव्य दें, ये कह लीजिए आप। ठीक है जी दीदी। अब भूमिका बदल गई आपकी, उषा दीदी भूमिका बदल गई। उन्होंने कहा है ट्राई कर रही हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो वह वीडियो अपलोड करेंगे। कुछ बस यही है ना कि कोई नई पीढ़ी नहीं है उनके साथ, तो वह कब से माथा कुर्सी कर रही हैं। जुड़ गई तो ठीक, और नहीं तो वीडियो हम जो है प्रसारित कर देंगे जो भेज रही हैं।
हम लोगों के साथ यही दिक्कत जी है। जी जी क्योंकि अनेक तरीका है, 2-4 तरीका जानते हैं, सारा तरीका नहीं जानते। तो बाई फ्लूक ठीक हो गया, गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो सकता है। सही सही। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभा, बहुत बढ़िया से तुम बोल रही हो संभल संभल के। और अभी मैं थोड़ी देर ही पहले बिल्कुल मतलब दौड़ती दौड़ती समझो आई हूँ फिजिकली पटना साइंस कॉलेज से, और वहाँ के बॉटनी विभाग की लड़कियों को और प्रोफेसर सबको देख के तो, और फिर मैंने कहा भी कि मुझे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाके बैठना है। तो लग रहा है कि यहाँ भी तो मैं तुम लोगों के सामने कॉलेज में ही बैठी हुई। बहुत खुशी की बात कि तुम लोगों ने ये बड़ा आयोजन किया है। और इस तरह के आयोजन में तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं, और हम लोग जो बिल्कुल नहीं जानते हैं तकनीक ठीक से, कुछ कर लेते हैं तो कर लेते हैं, तो हम लोग को दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी तुम लोगों के साथ कदम पे कदम तो मिला रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। बातचीत हम लोगों की जो होगी वो हमको लग रहा है कि नई पीढ़ी के लिए बातचीत होगी, जो पाठक हैं और जो युवा बच्चे हैं उनके लिए। मुझे लग रहा है ऐसी ही बातचीत तुमने कही कि होनी चाहिए। तो भाई पाठक का तो आज भी मैं वहाँ साइंस कॉलेज में भी यही बात कर रही थी कि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं कम, और अगर पढ़ने लगे हैं तो कक्षा में पढ़ रहे हैं। और आजकल वो जो समय था, जैसे आपने मेरे परिचय में देखा कि मैंने इतिहास और पुरातत्व, तो ये निहायत टेक्निकल विषय है। इतिहास सिर्फ इतिहास रहता तो उतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन उसके साथ पुरातत्व है वो टेक्निकल है। तो उस तरह की तकनीकी विषय को पढ़ने के बाद भी साहित्य से रुचि है थी। तो जिसकी रुचि होती है वो साहित्य ऐसे भी पढ़ लेता है, लेकिन जो कक्षा में पढ़ता है वो कक्षा में जरूर किसी न किसी विचार से पढ़ता है। जैसे मैंने पुरातत्व पढ़ा, तो इसी तरह जो हिंदी का छात्र है अभी वो कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसकी रुचि मात्र इसलिए नहीं है कि वो साहित्य पढ़ेगा। और ये भी सच है, क्योंकि मैंने सिर्फ साहित्य सिर्फ 50 मार्क्स हिंदी और मैथिली पढ़ा, उससे ज्यादा नहीं, वर्नाकुलर पढ़ा अपने समय में जो। लेकिन हमारे घर में हमारे पति अंग्रेजी में, हमारी 2 बेटियां अंग्रेजी में, तो लैंग्वेज है, लिटरेचर है। और इसी तरह उपाध्याय जी प्रणाम। और इसी तरह हमारी एक बेटी ने, चूंकि वो ड्रामा वगैरह कर रही थी, तो मैंने कहा हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, तो हिंदी भाषा पढ़ी। तो मुझे ये लगा कि इन लोगों को हिंदी भाषा टेक्निकली आती है, तकनीकी ज्ञान इनके पास है। जैसे मैं अगर आपकी किसी भी कृति की समीक्षा करने बैठूं तो सतही तौर पे करूंगी, लेकिन यदि शशिकला करने बैठेंगी तो वो सतही नहीं करेंगी, वो उसमें अंदर से उसके रंध्र रंध्र से बात निकाल सकती हैं। बहुत तो ऐसा होता है कि हम लेखक जिसको नहीं जानते हैं उसको भी पाठक और समीक्षक खास करके निकाल लेता है। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि इसमें समीक्षक क्या निकाल लेगा। इसीलिए अभी भी आप अगर किसी बच्चे से पूछिए, बच्चे मतलब किसी किशोर से जिसको रुचि है साहित्य पढ़ने में, या किसी को किसी दूसरे जो आगे पढ़ रहे हैं बीए में प्रिंसिपल हिंदी या ऑनर्स वगैरह ले लिया, तो वो लोग क्यों पढ़ रहे हैं? वो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती है। और रुचि बढ़ाने के लिए भी हमसे अगर कोई पूछता है कि आप मतलब आप जो बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, जो युवा है, या तो उनको सबसे पहले क्या पढ़ने को कहते हैं? आज भी हम कहते हैं हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को पढ़ने। प्रेमचंद से समय कितना आगे निकल गया, लेकिन हम आज भी उनको कहते हैं कि प्रेमचंद को पढ़िए। उसका कारण ये है कि प्रेमचंद के साहित्य में न सिर्फ पठनीयता है, बल्कि अगर युवा लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत विस्तार है, बहुत वैरायटी है।
मतलब छोटी छोटी जो कहानियां हैं वो भी अनेक प्रकार की हैं। अगर गांव की कहानी है तो गांव की है, लेकिन उसके बाद कस्बे की कहानी है, कस्बे की कहानी के बाद नगर की है, फिर महानगर की तक प्रेमचंद की कहानियां हैं। और छोटी छोटी छोटे छोटे वाक्य में साधारण तरीके से ऐसे शब्द जो बच्चे समझते हैं और संवेदना को पकड़ते हैं, इस तरह की कहानियां उनकी अभी भी हम कहते हैं किसी भी नए पाठक को प्रेमचंद की कहानियां पढ़ें। और प्रेमचंद एक हिंदी जैसी होती है, मानक हिंदी, उस तरह की हिंदी लिखने वाले प्रेमचंद हैं। तो हम इसलिए हम अपने नई पीढ़ी को हम अभी भी यही सलाह देंगे कि आप अगर साहित्य पढ़ने आए हैं तो सबसे पहले तकनीक आपको जाननी चाहिए पढ़ने की और कालांतर में लिखने की। कालांतर में क्यों, अभी परीक्षा देने के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, ऐसा हम अभी भी कहते हैं। और हमेशा सर्वकालिक ये सच है कि हम उसको कहेंगे। जैसे अंग्रेजी वाले लोग चट से पट से आप पूछेगा कि क्या पढ़ना चाहिए, तो वो लोग कह देगा ग्राहम ग्रीन या ओ हेनरी। कहने का मतलब कि जिसमें आपकी रुचि भी जगे, आपको मन भी लगे और आप भाषा का, सरल भाषा का, सुगम भाषा का ज्ञान भी आप प्राप्त कर। अब मैं अपने विषय में ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं आप लोगों को शायद ये पता होगा कि नागार्जुन हमारे पिता तुल्य थे, पिता मेरे नहीं थे, और वो एक पिता के मित्र थे चूंकि, तो पिता तुल्य थे और वो हमेशा गाइडेंस उनका था मेरे ऊपर। तो वो जो हमसे कहा करते थे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, तो उनका अपना जो था, उन्होंने मुझे जो कहा कि हिंदी में, मैं चूंकि हिंदी स्वाभाविक भाषा है, मैथिली मेरी मातृ नहीं हिंदी को, तो हमने किताबें पढ़ के और साहित्य पढ़ के ही जाना। तो उन्होंने कहा कि तुम जो लिख रहे, मैं जाती भी थी मंच पर, लेकिन जब गद्य लिखने का मेरा मन हुआ और मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाषा लिखो, मैथिली भी लिखना होगा क्योंकि ये तुम्हारी मातृभाषा है, उन्होंने कहा। लेकिन अपना हिंदी लिखने में उन्होंने एक बात मुझे समझाई कि ग्रामीण कथा लिखोगी क्योंकि तुम जैसे गांव में रह रही हो और जैसे आश्रम जैसा घर है तुम्हारा, मतलब गांधी आश्रम टाइप का, तो तुम एक खास बात कहोगी जो मैंने अपनी कहानियों में कहा है। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मैं कोसी क्षेत्र की दुरूह स्थानों की कहानी कथाएं कहती हूँ, क्योंकि कोसी क्षेत्र वाला वहां आप नाव और बैलगाड़ी के बिना नहीं जा। अभी 21वीं सदी का, जबकि तब भी हम नाव और बैलगाड़ी पे जाते हैं। तो ऐसी इंटीरियर स्थान की कहानी मैं कहना चाहती हूँ। तो बाबा ने क्या मुझे समझाया कि तुम उस अंचल की कथा तो लिखना, मगर हिंदी लिखना। हिंदी जब लिखोगी तो हिंदी लिखना। अगर तुमको क्षेत्रीय शब्द जोड़ना है अपनी हिंदी में, जो कि हिंदी अक्सर लोक भाषाओं और से बनी है, तो ये तुमको जोड़ना है, तो वो शब्द जोड़ो, पूरे का पूरा वाक्य कभी मत ऐसा लिखना जो बिल्कुल अंचल की भाषा हो। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों के लिए वो दुरूह हो जाएगी। ये तो मुझे अब लग रहा है कि सचमुच में पाठकीय दुरूहता आती है, अधिक आंचलिक प्रयोग करने से कम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। मुझे लगता है कि इसीलिए हम प्रेमचंद ने बहुत इंट्रोड्यूस किया, उसमें वो लाए गांव का। लेकिन अलग्योझा शब्द अभी हिंदी में बहुत कम है, लेकिन ये सब शब्द हिंदी में वो लाए, और वो था एक नितांत भोजपुरी, या बिहार में भी जो भोजपुरी क्षेत्र है उसमें शब्द है।
इस तरह के अनेक शब्द वो लाए, लेकिन ऐसा लाए जो पच गया हिंदी में और दुरूह नहीं हुआ। नहीं दुरूह होने के कारण हमारे जो छात्र छात्राएं थे और हमारे जो दूसरे पाठक थे जो कम हिंदी जान रहे थे, उनके लिए भी वो कि हम आम तौर पे लेखक को ही थोड़ी सावधानी बिना अभी तो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो असावधान हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक अभी नहीं, हमारे माने पितृ पीढ़ी के भी लेखक मात्र असावधान नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग में कुछ नई जमीन तोड़ने की भी इच्छा थी। तो ये सब, लेकिन तब शशिकला समझेगी, तब डॉक्टर विभा समझेगी, तब डॉक्टर प्रशांत समझेंगे, लेकिन जो एकदम नया नया पढ़ने वाला होगा उनके लिए वो दुरूह होता है। तो ऐसा हमें नागार्जुन ने कहा था। तो आज जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप सब अगर पढ़ना हो तो सबसे वो भी सजेस्ट करते थे सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ो, और मुझसे कहा कि अगर तुम गद्य और उपन्यास लिखोगी तो लिखने की तकनीक अज्ञे के सुंदर तकनीक है, और वो उनको फिर से पढ़ जाओ तब उसके बाद उपन्यास लिखना, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। अब मामला ये है कि हम उसके बाद जैनेन्द्र को भी पढ़ने का, पहले प्रेमचंद को पढ़ो, जैनेन्द्र को पढ़ो और अज्ञे को पढ़ो, अज्ञे को बढ़िया से पढ़ लो और फिर लिखना। ये कहना है कि हम अपने जिन बच्चों की शुरुआत होती है उन अपने बच्चों को भी हम चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे उसी तरीके से पढ़े जिस तरीके से, कि उसका पढ़ाई के बिना कोई भी विकल्प नहीं है। तो पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है और महत्वपूर्ण है। आप पढ़ेंगे तभी और पढ़ने की जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा होती ही है तब जब आप पढ़ते हैं, उसके बाद अधिक पढ़ने की जिज्ञासा होती है। जब आप एक तकनीक सीखते हैं तब दूसरी तकनीक जानने की जिज्ञासा होती है। आप अगर ये तो हमारे समय की बात हुई, और हमारे समय से बहुत आगे बढ़ा है। विनोद कुमार शुक्ल हुए, उनकी एक शैली है, अत्यंत सादगी भरी शैली है, लेकिन उस शैली के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके साथ आप चल रहे हैं उनकी कथाओं के साथ। इसी तरह और आगे बढ़िए तो जिनको आप दुरूह कहते हैं, हम भी के लिए, जैसे किसी एक व्यक्ति विनोद कुमार शुक्ल का अगर पढ़ेंगे तो आप एक बार में पढ़ के समझ जाएंगे। बच्चे अगर बैठेंगे तो एक बार में पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, तो फिर से उनको पढ़ना चाहिए। तो अगर मैंने पढ़ने की एक तकनीक मेरी समझ से धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़नी चाहिए, और हमारे जो नए बच्चे हैं जो हिंदी साहित्य से जिनको सचमुच अनुराग है, उनको प्रेमचंद से होते हुए, जैनेन्द्र से होते हुए विकास है हमारे औपन्यासिक साहित्य का, कथा साहित्य का। मैं कविता की बात नहीं कर रही हूँ, अभी करूंगी भी नहीं, क्योंकि ये सब बड़ा विशद विषय है, लेकिन औपन्यासिक साहित्य का क्रम है कि हम ऐसे पढ़ते हैं। दूसरी एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी समय निकल गया है, लेकिन मैं शेयर ये करना चाहती हूँ, आप लोगों से साझा कर रही हूँ कि हमारे यहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो कथा कहती थी। उनकी कथाएं जो होती थी, लोक कथाएं, धीरे धीरे हम वो सब साहित्य में समाहित करते गए हैं। अविकल लोक कथाएं भी आई हैं साहित्य में, लेकिन ऐसे रेणु जी के साहित्य में, नागार्जुन के साहित्य में, या आपको विजयदान देथा के साहित्य में, जो पूरे उत्तर भारत में जहाँ हिंदी का वर्चस्व है, उस साहित्य में वो सारी लोक कथाएं जो हमारी कहती थी माताएं, बहनें, दादी, नानी,
उन सब कथाओं का सो उसमें समा है। तो उन कथाओं को भी जिनको साहित्य की रुचि है, उनका कान और आंख उन कथाओं के प्रति भी खुला और सजग होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं कि आज क्या कहा जा रहा है, उसका कहाँ तार जुड़ा है। क्योंकि हम बहुत समृद्ध साहित्यिक परंपरा के लोग हैं, हमारा तार कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। तो अब हमारा तो अजीब है हाल कि पहले संस्कृत था, उसके बाद मैथिली, हिंदी, अवधी वगैरह वगैरह भाषाएं हुई, मतलब कठिन दुरूह भाषा से सहज भाषा की ओर आए, और अब सहज से हिंदी की दुरूहता की ओर आप बढ़ सकते हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। कि हम अपनी इस तरह की तकनीक को आगे बढ़ाएं जैसा हमें बाबा कहते थे, और हम बाबा क्या कहते थे वो आज के बच्चे नहीं जानेंगे, तो मेरी ओर से मैं कह रही हूँ, मेरी ओर से ये बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाई कि कथा भाषा और कथा साहित्य को पढ़ने में रुचि में कैसे जगे। तो मैं समझ रही हूँ कि मेरी बात आप लोगों को के सामने स्पष्ट हुआ। तो शशिकला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बुलाया आपने। और अरे दीदी, अभी धन्यवाद मत दीजिए, अभी महिला रचनाकार का पक्ष बाकी है। महिला होने के नाते महिलाओं के बारे में आपकी सोच क्या है? आप महिलाओं को किस तरह से संदेश देना चाहेंगी? आपने अपने साहित्य में महिला संघर्ष किस तरह से कैसे क्या किया, यह पक्ष पूरा बाकी है। अभी आधा घंटा बोलना है आपको। कोई बात नहीं, मैं बोलूंगी जी, आप बोलो। मेरा अपना इलाका गांव है, और गांव में भी मैंने बताया कि दुरूह गांव है। उस दुरूह गांव में भी, जिसको आज के समय में दलित और महादलित कहते हैं, सिर्फ आश्रम वाला गांव है। तो मेरी कथाओं में भी जिस किसी ने भी पढ़ा होगा, तो अधिकतर यद्यपि नगर महानगर सबकी कहानी, विदेश की भी कहानी लिखी है, क्योंकि देश विदेश तक अगर मैं भ्रमण कर सकी हूँ तो उसकी कथा मैं क्यों ना लिखूंगी, मैंने लिखी है। लेकिन है पीड़ित इलाका है, कोसी तटबंध है, जो आप सबों को पता होगा, जब तब टूट जा रहा है, और तब और बेघर तो 2-3 साल में एक बार हम लोग होते रहते हैं। तो हमारे दो है तटबंध, पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध। उन दोनों तटबंधों के बीच जो जमीनें और घर मकान गांव, सैकड़ों गांव है, जहां आधार कार्ड मिल जाएगा, वोटर कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उस स्थान को नो मैंस लैंड ही कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की, ऐसी महिलाओं की संघर्ष कथा में आओ। पहली बात तो ये है कि वो संघर्ष महिलाओं का ही सिर्फ नहीं है, महिला और पुरुष दोनों का है। और महिला और पुरुष दोनों के संघर्ष की कथा जो मैं आप लोगों को अपने लेखन के माध्यम से बता रही थी, मुझे लगता है कि किसी दूसरे ने नहीं बताया है। आप लोगों के दिलो दिमाग में आ सकता है कि कोसी नदी की चर्चा फणीश्वर नाथ रेणु ने बार बार कह रहे हैं। तो लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु जिस कोसी की कथा कह रहे थे, वो कोसी के बारे में एक विशेष बात है कि वो पलटने वाली नदी है, वो धारा बदलती है, एक जगह नहीं रहती है। तो उस स्थान से कोसी पलट चुकी। शायद फणीश्वर नाथ रेणु का लिखना हो गया था तो हमारे क्षेत्र की हो गई थी कोसी आके। तो कोसी नदी की कहानी मैं कह रही थी। फणीश्वर नाथ रेणु या नागार्जुन, यही दो व्यक्ति हैं जो हमारे इलाके के हैं, पूर्णिया और दरभंगा के। और इन दोनों का गांव सड़क के किनारे है, प्रतिष्ठित गांव है। लेकिन हम जहां पर थे हैं अभी भी, वहां सड़क आज ऐसे दुरूह स्थान की कहानी कहते रहे हैं।
तो उस दुरूह स्थान के पुरुष और स्त्री दोनों ही संघर्ष में होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा संघर्ष ये होता है कि जब कोसी का तटबंध बन जाता है, उसके बाद जब वहां पानी में सब डूबा हुआ होता है, तो सारे पुरुष काम करने बाहर चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए। अब रह जाती हैं गांव में सिर्फ स्त्रियां और बूढ़े बूढ़ी और बच्चे, बहुत छोटे बच्चे। अब स्त्रियां, वहां की स्त्रियां नाव चलाती हैं और नाव चला करके ही अपने, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह होगा कि बहुत नजदीक में कोई डिस्पेंसरी आपको नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई नहीं है। नाव पर नाव खेती हुई स्त्रियां ले जाएंगी और वहां डॉक्टर के यहाँ, और वहां नाव लगाएंगी, वहां बूढ़ा बूढ़ी बच्चा जो बीमार पड़ेगा तो उनको वो दिखाती हैं। और वहां एक कैसा संघर्ष है ये। दूसरा, सब तो चले जाते हैं, गांव में कुछ एक दो नाव रहती है, ढोर डंगर रहते हैं, गांव में थोड़ा बहुत अनाज रहता है, बहुत ज्यादा तो नहीं। मगर कोसी क्षेत्र में पक्का मकान, जिसको कहते हैं ईंटा और सुर्खी वाला, नहीं बन पाता है। क्योंकि हर साल 2 साल 3 साल पर एक बार बाढ़ आएगी और सबको लील लेगी, तो कौन बनाए वैसा, उसको पहले ही काटता तोड़ता है। तो इसीलिए नाव पर गांव की स्त्रियां ही ढोर माने बकरी भैंस गाय सबको तैरा के, बच्चों को और औरतों को, वहां पर बूढ़ियों को पहुंचा के, तब अंत में जब अंधेरा हो जाता है तो लोग गांव में रह जाते हैं, उसमें स्त्रियां रह जाती ज्यादातर। तो स्त्रियां रह जाती हैं और वो संघर्ष करती रहती हैं। उसमें मनोरंजक बातें भी होती हैं और कठिन भी होता है। गांव में उन स्त्रियों को छप्पर पर रहना पड़ता है बैठा हुआ रात भर, और उसके बाद तटबंध पर आके रहती हैं सारी औरतें। तब तक रहती हैं जब तक पानी नहीं चला जाता है, और ढोर डंगर भी रहता है। और स्त्रियां, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसमें जिनके पास अनाज बहुत ज्यादा है वो भी, जिनके पास नहीं है वो भी, सब एक ही तरह वहां पर खाट लगा के या चटाई बिछा के रहती हैं। एक ही जगह सब खाना बनता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह वो रहती हैं। उनकी कहानियां मैंने ज्यादातर लिखी हैं, और यही जो है वो हमारी जो लिखी हुई कहानियां हैं, वो कहानियां स्त्री के संघर्ष को दिखाती हैं। आज बातचीत में, इंट्रोडक्शन में भी शशिकला ने कहा कि हम लिखेगा, पहले अपने जीवन जीने के